हेलो। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर दैट इज कॉस्ट। ठीक है, तो वेन एवर वी प्रोड्यूस समथिंग वी रिक्वायर सो मेनी इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड फॉर दैट जो भी इनपुट्स हम यूज करते हैं चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर्स हो, फॉर ऑल ऑफ देम वी हैव टू पे सर्टेन कॉस्ट। तो जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो हमें इनपुट्स की जरूरत होती है और इनपुट्स के लिए हमें जो कॉस्ट पे करनी होती है वो कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम इसको सिंपली कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए गुड और सर्विस। ठीक है, तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उसके प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चे जो भी एक्सपेंडिचर आप करते हैं उन सबको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट। एंड इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आपके सामने ये जो वर्ड्स आए हैं दो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है द कॉस्ट विच वी पे टू द आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। वो खर्चे वो एक्सपेंसेस जो हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम उनसे कुछ सर्विसेज एक्वायर करते हैं, कुछ उनसे हायर करते हैं, उसके बदले में जो भी कॉस्ट हम पे करते हैं दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो एक अज्यूम्ड कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जो कि हम किसी आउटसाइडर को पे नहीं करते हैं, बल्कि ये वो फैक्टर्स हैं जो प्रोड्यूसर खुद अपने रिसोर्सेज से अपने बिजनेस को प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ ही इज द ओनर ऑफ दोज फैक्टर्स हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो फैक्टर्स हम कहीं से आउटसाइड से हायर नहीं करते हैं, बल्कि वो हम खुद अपनी तरफ से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप अपनी कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास अपनी खुद की बिल्डिंग है तो आपको कहीं से बिल्डिंग हायर करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ये बिल्डिंग को प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एक दो अलग अलग तरह की कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स में हम दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करके ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच वी हैव टू पे टू द आउटसाइडर्स एक्चुअली इन कैश, whereas implicit cost is not actually paid in cash, it is an assumed cost for the factor of production owned by the businessman himself. ठीक है, और उसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है उसकी जो वैल्यूएशन की जाती है वो हम मार्केट प्राइस पर करते हैं, मतलब द सेम फैक्टर एट व्हाट प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट दैट प्राइस इज कंसीडर्ड फॉर द इम्प्लिसिट कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, इन बिजनेस, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह में हम उसको इंक्लूड करते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए किसी को पे ही नहीं करते हैं तो फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट को कॉस्ट में इंक्लूड करने की क्या जरूरत है? सपोज करें इफ यू आर नॉट हैविंग दोज फैक्टर्स, तो क्या होगा? आपको कहीं ना कहीं से हायर करना ही पड़ेगा, और अगर आप हायर करेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से सोचें कि अगर कोई चीज है आपके पास, आप अपने बिजनेस में यूज ना करें और आप उसको कहीं पर किराए पर दे दें या उसको कहीं बेच दें, तो उसके बदले में जो आपको पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली कि अगर वही फैक्टर आप अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो इनकम जनरेट नहीं होगी, मीन्स यू आर लूजिंग दैट मच इनकम। तो सिंपल सी चीज है कि बिजनेस का फंडा होता है कि कहीं पर भी आपको कोई भी जो खर्च आप कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली किया जाए चाहे इनडायरेक्टली किया जाए, आपको आपकी कॉस्ट में इंक्लूड करना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम उसको कहीं पर बेच नहीं रहे हैं, वो सर्विसेज कहीं और प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जबकि हम उसको और कहीं प्रोवाइड कर सकते थे, तो उसके बदले में जो आपको पैसा मिलना चाहिए था वो लॉस है, एंड दैट मच लॉस इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम आवर ओन प्रोडक्शन। तो इसलिए हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को हमारी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम दोनों ही कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो और चाहे वो इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, अब जस्ट लाइक प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, तो यहां पर भी हम शॉर्ट रन की बात करेंगे। शॉर्ट रन में हम कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन एंड विच वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो कॉस्ट जिसको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एंड
जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ वेरिएट होती है। प्रोडक्शन वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, मतलब वो कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम कम होता है तो वो कॉस्ट कम भी हो जाती है। एंड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन तो वो कॉस्ट जीरो लेवल पर चली जाती है, मतलब वो कॉस्ट भी आपको इनकर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है। इफ यू प्रोड्यूस समथिंग देन यू रिक्वायर रॉ मटेरियल। अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सिंपल सी चीज है कि आप उस पर कोई खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से लेबर कॉस्ट है, जो कैजुअल लेबर होती है, जो आपके यहाँ डेली वेजेस की तरह से काम करती है या आपके मशीनों पर काम करती है। इफ यू रन द मशीन देन यू नीड द लेबर। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आप मशीन चलाएंगे तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, और अगर लेबर की जरूरत पड़ेगी तो आप लेबर को हायर करेंगे और उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन बंद कर देते हैं फॉर द टाइम भी, ठीक है, तो आपको उन लोगों को अपने यहां हायर करने की जरूरत नहीं है, या जिन लोगों को आपने हायर कर रखा है उन लोगों को आप वहां से निकाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि आपको उनकी जरूरत नहीं है। और जब आप उनको हटा देंगे तो आपको उनको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ परमानेंट वर्कर्स, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ हायर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो कैजुअल लेबर में नहीं आते हैं, और उनको जो भी सैलरी या वेजेस सैलरी आप पे करते हैं, जो पैकेज आप पे करते हैं, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट में नहीं आता है, वो फिक्स कॉस्ट में ही आता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है, और शॉर्ट रन में आप उसको कट शॉर्ट भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम पीरियोडिक कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम जनरल कॉस्ट भी कह सकते हैं। और इस कॉस्ट को आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर पाते हैं शॉर्ट रन में। हाँ, लॉन्ग रन में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन शॉर्ट रन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच हैज नो रिलेशन विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, या टिल अ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एक सर्टेन लेवल तक ये खर्चा उतना ही रहता है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके यहां कोई प्रोडक्शन नहीं होता है तो भी आपको फिक्स कॉस्ट इनकर करनी ही होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आपको सिर्फ तभी करनी होती है व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग। अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपको वो कॉस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जो फिक्स कॉस्ट के एक्सपेंसेस हैं, जो एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, दैट इज द अभी मैंने आपको एक बताया कि हायर लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उनकी जो सैलरी होती है दैट इज द फिक्स कॉस्ट। उसके बाद अगर आपने कोई बिल्डिंग हायर कर रखी है, फैक्ट्री का शेड हायर कर रखा है, तो उसका जो आपको किराया पे करने का दैट इज। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको मिनिमम देने ही पड़ते हैं, वेदर यू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ठीक है, और भी बहुत सारे फिक्स एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं दे आर द टाइम एक्सपेंसेस। आपको उनको टाइम के हिसाब से पे करना होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं। जैसे आपको मकान का किराया देना है, या दुकान का किराया देना है, फैक्ट्री शेड का किराया देना है, तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है, जो मकान मालिक होता है, उसको इस चीज से कोई रिलेशन नहीं होता है कि आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो हर महीने आपसे किराया लेगा। किसी महीने आपका प्रोडक्शन कम होता है, किसी महीने ज्यादा होता है, तो आप प्रोडक्शन के हिसाब से किराया पे नहीं करते हैं, बल्कि आप उसको मंथली बेसिस पर किराया पे करते हैं, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे मंथली बेसिस पर। ठीक है, अब इन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको कुछ ग्राफिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या चीज है। ये हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम होगा और ये हमारी कॉस्ट होगी। ठीक है, कॉस्ट इन रुपीस, और ये प्रोडक्शन वॉल्यूम इन यूनिट्स। ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, इफ देयर इज नो प्रोडक्शन देयर इज नो कॉस्ट। इफ देयर इज 1 यूनिट प्रोडक्शन इट इज कॉस्ट। इफ 2 यूनिट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, 3 यूनिट बनाएंगे आपकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये कॉस्ट जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। मीन्स जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आप बढ़ाते जाएंगे, ये ऊपर की तरफ मूव करती चली जाएगी। या आपका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, आपकी कॉस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। ठीक है,
अगर आप प्रोडक्शन वॉल्यूम को यहां से यहां लाएंगे तो ये कॉस्ट नीचे की तरफ आती जाएगी, और अगर आप प्रोडक्शन कम कर देंगे मतलब जीरो कर देंगे तो आपकी ये कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। दूसरी तरफ होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट ओवर ए पीरियड ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये फिक्स रहेगी, ठीक है, कि ये आपका प्रोडक्शन चाहे 0 यूनिट का हो तो भी आपको इतना खर्चा करना ही है, 1 यूनिट प्रोड्यूस होगी तो भी आपका एक्सपेंस इतना है, और अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी आपका ये एक्सपेंस उतना ही रहेगा। तो ये है आपकी फिक्स कॉस्ट, और ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, जो वॉल्यूम के साथ साथ क्या होती जाती है, चेंज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगर हम दोनों कॉस्ट को ऐड कर दें तो ये बन जाती है हमारी टोटल कॉस्ट, और अगर हम टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। ये जो हमारी है ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट जो ये जा रही है वो साथ में फिक्स कॉस्ट के जोड़ती चली जाएगी, तो ये बन जाएगी हमारी वेरिएबल टोटल कॉस्ट। ओके, अब टोटल कॉस्ट में और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट में जो गैप रहेगा वो किसका रहेगा, फिक्स कॉस्ट का। तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये जो दोनों के बीच में ये आपकी टोटल कॉस्ट है और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो at zero level of production, but total cost can never be zero because of there is fixed cost, ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में आप फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड करके चलते हैं, जबकि वेरिएबल कॉस्ट में वो नहीं होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्शन, वेयर एज फिक्स कॉस्ट इज नेवर जीरो। वो कभी भी फिक्स कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करती है। देयर विल बी एटलीस्ट मिनिमम फिक्स कॉस्ट व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये कि टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी, राइट। तो टोटल कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, वो हमेशा फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होगी। अब एट दैट टाइम सपोज करें कि यहां पर आपकी फिक्स कॉस्ट इतनी है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो है बिकॉज कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, राइट। तो जीरो लेवल पर आपकी टोटल कॉस्ट यहां होगी जबकि वेरिएबल कॉस्ट यहां होगी। इन दोनों के बीच में जो गैप है एक्चुअली दैट इज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। अब जैसे जैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ऐड होती चली जाएगी। तो इन जनरल ऐसा होता है कि जो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो गैप होता है दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो गैप चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, वो फिक्स कॉस्ट के कारण चल रहा है। अब अपन दूसरी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। चूंकि फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट अलग होती है, दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाती है हमारी टोटल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, और एवरेज टोटल कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर हम इनको ग्राफिकली प्लॉट करें तो हमारा जो ग्राफ जाएगा वो फिक्स कॉस्ट का ऑलवेज ऐसा जाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होगा उसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ये हमेशा डिक्लाइन 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 होता चला जाएगा, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एवरेज जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो डिक्लाइन होती ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे टिल दैट फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह कांस्टेंट ही रहेगी, दैट विल नॉट चेंज। इसलिए हर बार वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो जो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से आपका बनेगा। जो वेरिएबल कॉस्ट होगी उसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। और अब इनके बीच में अगर हम लेते हैं कि हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट, या अपन ये कहें कि इसको अपन ऐसा बनाने के बजाय यहां बनाएं, ये इस तरीके से ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी, और जो आपकी एवरेज कॉस्ट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी,
टोटल एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती चली जाएगी। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो टू सम एक्सटेंट पहले इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद वो कांस्टेंट होके और फिर वापस इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ बनेगा वो यू शेप होगा, फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, और उसके बाद जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ होगा दैट विल ऑल्सो बी आर यू शेप ग्राफ, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट बढ़ती जाएगी, फिक्स कॉस्ट जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती है, कम भी होती है और फिर बढ़ती भी है। तो ये वापस इस शेप में बन जाता है, और ये इन दोनों से हमेशा ज्यादा रहेगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जोड़ी गई है, जबकि टोटल कॉस्ट में आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड किया है, इसलिए उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी, एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी, वो हमेशा इस लेवल से ज्यादा पर ही रहेगी। ठीक है, और अब मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे बता रहा हूं। ये आउटपुट है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिर ये टोटल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। ये ऐसे हम इनको अलग अलग कर सकते। ठीक है, आउटपुट है 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6। एक सिंपल सा हमने 6 यूनिट तक या 5 यूनिट तक हम इसको ले रहे हैं। फिक्स कॉस्ट जो है हमारी वो है 12, 12, 12, 12, 12 एंड देन 12। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट 0 लेवल पर 0 होगी, आफ्टर दैट वी कंसीडर इट 6, देन इट इज 10, देन 15, 24, 35, 15, 24 एंड देन 35। राइट, अब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12, उसके बाद ये हो जाएगी 18, 18 के बाद ये 22, 22 के बाद 27, 27 आफ्टर 36, 36 एंड दिस 47। अब एवरेज आप फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो 0 यूनिट पर ये आपकी एवरेज जो रहेगी वो इंफिनिटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं तो यहां पर 12, फिर यहां पर 6, फिर यहां पर 4, फिर यहां पर 3 और 2.4, ये कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। अब यहां पर अपन निकालते हैं, इट इज 0, देन 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6, फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 5, फिर 15 डिवाइडेड बाय 3 5, देन 6 एंड देन 7। राइट, और अब हम यहां पर निकालते हैं तो जो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट होगी वो पहली इंफिनिटी में जाएगी, उसके बाद ये वाली जो कॉस्ट है एवरेज निकालेंगे हम टोटल कॉस्ट को तो ये 18 होगी, 18 के बाद 22 डिवाइडेड बाय 2 11 होगी, 27 डिवाइडेड बाय 3 9 हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय दिस 9 हो जाएगा, और इस तरीके से ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी। ये आपकी कॉस्ट का ग्राफ होगा। अब इनको अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, ये क्या हुआ है, पहले ज्यादा थी फिर कम हुई और फिर वापस बढ़ना शुरू हो गई। ये इनिशियली ज्यादा थी फिर कम हुई फिर कांस्टेंट हो गई और फिर ये वापस बढ़ना शुरू हो गई। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो ये यू शेप में बनेगी, इसको आप बनाएंगे यू शेप में बनेगी, ये आपकी हाइपरबोला, ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते हुए जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आपको कॉस्ट के बारे में। इसके बाद अगली चीजें हम इसके रिलेशन के बारे में पढ़ें। लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वन आफ्टर वन यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है और उसके यहाँ पे रिलेशंस आपको बताए हुए हैं। ठीक है,
relationship between the total fixed cost and total variable cost. Total cost is horizontal. Total cost जो है वो हमेशा horizontal होगी x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है. दूसरा है as it remains constant at all level. पैरेलल इसलिए होती है x एक्सिस के क्योंकि ये हर लेवल पर कांस्टेंट रहती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फिक्स कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है कि वो टाइम बीइंग फिक्स्ड है, जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है किसी भी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर टू सम एक्सटेंट, ठीक है. वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. चाहे आप 0 यूनिट बनाए हैं, चाहे आप यहां पे यूनिट बनाए, लेकिन इट विल रिमेन कांस्टेंट. सेकेंड थिंग इज टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर इनवर्सली यू शेप्ड. इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो टोटल कॉस्ट है, बिकॉज ऑफ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो इनवर्सली यू एस शेप होती है. नॉर्मली एस का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, और इसका जो शेप है वो इस तरीके से रहेगा, इसलिए इसको कहा जाता है इनवर्सली एस शेप. इसका मतलब ये होता है कि इनिशियली जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से होती है. मतलब जिस स्पीड से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस स्पीड से आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है. उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट होने के बाद फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होती है. इसलिए इसका जो शेप आता है वो इनवर्स एस का शेप आता है, ठीक है. और बिकॉज ऑफ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड होती है, और इसी के कारण जो टोटल कॉस्ट है वो भी आपकी इनवर्सली एस शेप्ड होती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट को और जोड़ देते हैं, ठीक है. तो फिक्स कॉस्ट जोड़ने के बाद भी बिकॉज कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट का कंटेंट जुड़ा हुआ है, तो वो एस शेप में, जो इनवर्सली एस शेप है, उसी में वो मूव करेगी. उसके बाद एट जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो रहती है वो कुछ ना कुछ रहती है. मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो होगी, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी. इसलिए जब आपका जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो वहां पर आपकी, बिकॉज के टोटल फिक्स कॉस्ट तो है ही, तो वही टोटल फिक्स कॉस्ट जो होगी वही आपकी टोटल कॉस्ट भी बन जाएगी, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. तो जब आप जीरो लेवल पर फिक्स टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, जबकि टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी उतनी ही रहेगी. तो कुल मिला के जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी दैट वुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. देन इज total vertical distance between total cost and total variable cost curve is equal to total fixed cost. इन दोनों के बीच में जो एक गैप चलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में जो एक दोनों ग्राफ के बीच में या दोनों लाइंस के बीच में जो एक पैरेलल गैप चलेगा, ठीक है. ऑब्वियसली दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ही होगा, और जो डिफरेंस होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा. और फिक्स कॉस्ट बिकॉज की कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस चलेगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है. तो ये इसका इस तरीके से रिलेशन होता है. ओके, अब आते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में. मार्जिनल वर्ड हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं. मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल प्रोडक्शन है. तो यहां पर भी मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है. तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, ठीक है, वही है इट इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट, ठीक है. टोटल कॉस्ट में जो एडिशनल कॉस्ट लगती है वेन एवर यू गेट वन मोर यूनिट इन प्रोडक्शन. अगर आपको एक और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन में लेनी है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा. वही जो एक्स्ट्रा खर्च होगा वो कहलाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट. इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन टोटल आउटपुट यूनिट्स. जितनी आपने आउटपुट यूनिट बनाई है पहले और अब जो बनाई है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से आप डिवाइड करेंगे किसको, चेंज इन टोटल कॉस्ट को, जो आपकी इससे पहले के लेवल की टोटल कॉस्ट थी, और फिर बाद में जब आपने यूनिट्स बढ़ा के प्रोडक्शन दिया है तो उस वक्त जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है उन दोनों के बीच उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन यूनिट से, तो हमें मालूम पड़ती है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है. अब बाकी के जो रिलेशनशिप्स हैं वो सेम ऐसे ही हैं जैसे पिछले चैप्टर में हमने कॉस्ट के बारे में देखे थे. तो इसके बारे में इसलिए इससे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत इस चैप्टर में नहीं है. द चैप्टर इज ओवर नाउ.